अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी ऑफ मीडिया कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी लाइन प्रिंसिपल। मतलब आज हम देखेंगे कि हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसका मेन पॉइंट और मेजर पॉइंट, जैसे थ्योरी जो है ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस के बाद कैसे एक थ्योरी बनेगी, फिर लॉ और फिर प्रिंसिपल। ठीक है, हम देखते हैं हम इसमें क्या बताया क्या। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन, a repeated exposure to experimentation is not falsified, it increase biological confidence in hypothesis। अब वो पता है क्या कह रहा है कि जब हाइपोथेसिस जब होती है ना, मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो क्या होती है रिजेक्ट हो सकती है। तो वो कह रहा है कि एक हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट ना हो तो वो क्या करती है, बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब एक हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होती है, जैसे मलेरिया में हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो गई थी कि जो प्लाज्मोडियम था वो मेजर कोज था किसका, मलेरिया का। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो करेक्ट साबित होती है, मतलब वो उसके अंदर कोई रिजेक्शन नहीं होती, वो रिजेक्ट नहीं होती, तो वो जो है वो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करती है। इसकी वजह से साइंटिस्ट जो है उस पर और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि जो है उसकी थ्योरी और लॉ बन सके। ठीक है, उसके बाद आएगा सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस विच आर अगेन प्रूव्ड बाय be used as a basis of formulating further hypotheses which are again proved एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अब वो कह रहा है कि इस तरह का हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होती है तो फिर उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, सो सपोर्टेड हाइपोथेसिस बी यूज एज बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस ऐसी है जिसको उन्होंने करेक्ट साबित कर दी है, इस तरह अगर हम लोग और हाइपोथेसिस बनाए उसको देखते हुए कि अगर ये हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होगी है तो एक और हाइपोथेसिस हम बना देते हैं, अगर वो भी करेक्ट साबित हो जाएगी तो इसका जो है उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा तो वो क्या होगा, एक थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ्टन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। अब बात आगे मैंने आपको बताइए कि एक हाइपोथेसिस जो से करेक्ट हो गया है उसको दोबारा एक हाइपोथेसिस बनाएंगे ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट जो है वो करेक्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस पर एक्सपेरिमेंट किया है और उसके अंदर वो टेस्टेड हुई है और उसको वो रिजेक्ट नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगी, थ्योरी। थ्योरी कैसे बनती है, जो हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट किया जाए और वो ना तो टेस्टेड मतलब जो ना टेस्ट हो रही हो वो ना तो रिजेक्ट हो और ना ही उसके अंदर कोई फॉल्स निकले, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी। आगे चलते हैं थ्योरी से कैसे एक लॉ बनता है। अ थ्योरी सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। Theory is supported by a great deal of evidence. The production theory keeps and suggests new hypotheses, and in testing goes on. Many biologists take it as a challenging and extract great effect to disprove the थ्योरी। अब जो थ्योरी बन गई है, अब बहुत सारे पहले हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपने एफर्ट लगा देंगे और उसके बाद जो है वो जो थ्योरी बनेगी उसको भी रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी की थ्योरी इसलिए कम है, लॉ इसलिए कम है क्योंकि वो जो है वो ज़्यादातर सिलेक्ट नहीं हो पाता, कोई ना कोई डिफेक्ट उसमें निकल आता है। तो जैसे हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने एक्सपेरिमेंट किए, इस तरह थ्योरी को जो प्रोडक्टिव थ्योरी बनेगी उसको हाइपोथेसिस के लिए बहुत सारे टेस्टों से गुजरना पड़ेगा और अगर वो टेस्टों से पास हो जाती है देन एक लॉ और प्रिंसिपल बनेगा। अब हम इसे एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ए लॉ प्रिंसिपल कैसे बनेगा। इफ़ आ थ्योरी सर्वाइव सच ए डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू सपोर्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। अब बात आगे जो मैंने आपको बताई है, इट इज़ आ थ्योरी सर्विसेज सच इज डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। मीन्स कि वो जो थ्योरी बनेगी वो एक डाउटफुल अप्रोच, मतलब उसके अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और अगर वो डाउटफुल अप्रोच मतलब जो उनसे उनको शक व शुबहत होंगे वो अगर करेक्ट साबित हो जाएंगे तो एक एविडेंस यानी थ्योरी और लॉ बन जाएगा। थ्योरी को भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे। अगर थ्योरी जो है उनके प्रोसेस और टेस्ट पे फेल हो जाए, मतलब वो रिजेक्ट हो जाए, साइंटिस्ट से उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो उनके जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उन पर पूरा नहीं उतरी तो वो एक लॉ नहीं बनेगा, बल्कि दोबारा से उनको ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर थ्योरी और फिर लॉ बनेगा। ठीक है, अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब साइंटिफिक लॉ क्या है, इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब साइंटिफिक लॉ जो बन जाएगा ना वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। लेकिन बायो में क्या होता है, अक्सर औकात कि कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं रहती है, कोई भी चीज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए जो बायो की थोड़ी थ्योरी और लॉज है वो बहुत कम है और बायो की थ्योरी लॉज हमेशा इसलिए रिजेक्ट होती है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती है। जैसे हम लोगों को पता है कि एवोल्यूशन आती है, एवोल्यूशन जो होती है इसकी वजह से बायो का मेजर फैक्ट है कि वो कोई भी साइंटिफिक लॉ जो है वो बायो का प्रूव नहीं कर पाता और इसकी वजह से जो है उसको दोबारा थ्योरी और लॉ
बनाना पड़ता है दोबारा क्योंकि थ्योरी लॉ रिजेक्ट हो जाता है। आगे जो है वो एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ और हार्डे वेनबी लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये हम अगली क्लासों में जाके पढ़ेंगे। जो सिर्फ बायो के 2 मेजर लॉज हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जो क्या है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। कौन से? हार्डे वेनबी लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब एक इन्होंने पाथ बना दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आसानी हो। अभी हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक आसानी से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आ गया बायोलॉजिकल, कि हमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, जैसे हमने पढ़ा मलेरिया का। फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशन ली कि फोकस योर सेंसेस एंड यूज़ योर ब्रेन एंड जस्ट ऑब्जर्व, डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन। मतलब हमने जो ऑब्जर्वेशन ली थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने बस ऑब्जर्व किया था, उसकी सेंसेस के साथ, हमारे 5 सेंसेस उसके साथ ऑब्जर्व किया था। फिर हमने हाइपोथेसिस दी कि क्या होती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मतलब आर्जी एक्सप्लेनेशन जो कि रिजेक्ट भी हो सकती है। दिस थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट बी अ सेंस, मतलब वो हो सकता है, ये प्रूव नहीं है कि वो वाकई में एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होगी। फिर आगे कौन से डिडक्शन, मतलब डिडक्शन और डू नॉट मेक कंक्लूजन एंड यूज इफ देन, मतलब कि हमने पढ़ा था कि इफ बर्ड्स हैव विंग्स देन बर्ड्स कैन फ्लाई, कि अगर आपके पास अगर परिंदों के पास पर हैं तो वो उड़ भी सकते हैं। मतलब हम लोग इफ देन एक्सप्लेनेशन बनाएंगे किसमें, डिडक्शन में। फिर हमने डिडक्शन में पढ़ा कि एक कंट्रोल ग्रुप था, एक्सपेरिमेंट ग्रुप था। मैंने बताया कि कंट्रोल ग्रुप था, उसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया था, जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फिर उस डिडक्शन से गुजरने के बाद प्रोसेस आएगा एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालाइज। अब ये जो प्रोसेस है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब उसके बाद हमने समराइज रिजल्ट किया था, फिर हमने रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट किया था, फिर हमने डिडक्शन डिस्कशन और सेमिनार्स हुए थे। देन एक थ्योरी बनी थी, थ्योरी में भी फर्दर टेस्टिंग हुई थी। फिर थ्योरी में फर्दर टेस्टिंग के बाद एक लॉ और प्रिंसिपल जो हमें पढ़ा है कि अगर वो डाउटफुल थ्योरी के पास कर जाएगा देन एक लॉ बनेगा। और बायो के सिर्फ 2 लॉज हैं, एक हार्डे वेनबर्न लॉ और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।